हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाहिनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम दो टॉपिक नंबर सिस्टम एंड ट्रिगोमेट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन और इनकी मीन्स कर रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। अब हमें ये दी हुई है एक सीरीज 2, 4, 8, 6, इस टाइप की कोई भी एक सीरीज होती है ना, उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जी फॉर ज्योमेट्रिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। और इसके मीन को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन्स, मतलब जी फॉर ज्योमेट्रिक, एम फॉर मीन। और ज्योमेट्रिक मीन इसलिए क्योंकि सीरीज की बीट जो मिडिल की वैल्यूज होती है ना, हम उनको निकालते हैं। तो हमें कैसे पता चले कि ये एक जीपी है, एपी है, एचपी है? एपी और एचपी तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि जीपी हम कैसे पता करते हैं। जब किन्हीं भी प्रीवियस टर्म को पहले वाली टर्म से डिवाइड करने पर जब फिक्स्ड रेशो आता है ना, वो हमारा क्या होता है? आर। जैसे देखो 8 डिवाइडेड बाई 4 2 आएगा इज इक्वल टू 2। ऐसे ही 16 डिवाइडेड बाई 8, ये भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो जब भी नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से या उससे पहले वाली टर्म से जब भी डिवाइड करेंगे, वो हमेशा क्या मिलेगी? हमें एक जीपी मिलेगी। तो जो एक फिक्स्ड रेशो होता है ना, जैसे इसको आपने इससे डिवाइड किया तो आपको रेशो क्या मिला? आर इज इक्वल टू 2। तो उसको हम बोलते हैं, फिक्स्ड रेशो को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड रेशो को हम बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। तो आर होता है वो। और कोई भी टर्म होती है ना एपी में, उसको हम क्या बोलते हैं? वो तो हम जैसे एपी में बोलते हैं वैसे ही जीपी में बोलते हैं। A1 यहाँ लिख लो, A1, A2, वो तो कोई चेंज नहीं होगा। और ऐसे ही अगर टर्म की फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिखेंगे? T1, T फॉर टर्म होता है ना, T2 डैश 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 Tn। ये क्या हो जाएगी? ये भी एक जीपी होएगी। तो हम, और ऐसे ही अगर हमें सम देखना हो तो उसको भी हम सेम ही बोलेंगे। सिर्फ इसमें क्या होता है, एपी में तो हम, एपी और एचपी में तो हम क्या पढ़ते हैं? कॉमन डिफरेंस पढ़ते हैं। जबकि इसमें क्या पढ़ते हैं? कॉमन रेशो पढ़ते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। और सारी टर्म्स वही रहती है। एस एन को हम एस एन ही लिखते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। और टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म है? T1, T2, Tn, उनको हम ऐसे ही T1, T2, Tn ऐसे ही पढ़ते हैं। तो हमारे पास अब जैसे ये है तो इसमें हम क्या लिखेंगे? Tn इज इक्वल टू An, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? nth टर्म की हमें अगर जीपी दे रखी हो तो जैसे हमने वो जीपी लिखी थी 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 16, 32, ये जीपी है। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए। अगर हम जीपी लें तो सेकंड टर्म क्या होती है? ए आर, क्योंकि इसमें तो फिक्स्ड रेशो होता है। थर्ड टर्म क्या होती है? ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या होती है? ए आर क्यूब। और ऐसे करके ये हमारी एक जीपी बनेगी। देखा आपने, फर्स्ट टर्म में क्या आर है ही नहीं। सेकंड टर्म में क्या है? T2 इज इक्वल टू ए आर है। और T3 क्या है? T3 हमारा क्या है? ए आर स्क्वायर। इसका मतलब हमारा क्या पैटर्न बन रहा है? T3 क्या है? ए आर स्क्वायर। तो हमारा क्या पैटर्न बन रहा है? यहाँ पर जो नंबर है ना, उससे आर की वैल्यू क्या है? एक पावर कम है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3। तो nth टर्म क्या होगी हमारी? ए आर n माइनस 1। यहाँ पर n-1 होगा और जबकि यहाँ पर क्या होगा? n। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी? एक टर्म कम होगी बस। और कैसे होगी? अगर हमें जीपी में कोई टर्म्स माननी हो कॉमनली तो हम कैसे मानते हैं? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। तो हम ऐसे करके जीपी में क्या करते हैं? टर्म्स मानते हैं।
जब हमें कोई भी टर्म्स माननी होती है और हमें कोई टर्म निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए आर इज इक्वल टू एन माइनस वन। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होता है कोई भी जीपी में nth टर्म निकालने का। तो जीपी में सभी टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू, इसमें 2 केस बनेंगी, ये हम फर्स्ट केस करते हैं, 2 4 8 16, ये क्या एक जीपी है हमारी। जब आर क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। जब आर ग्रेटर देन 1 कैसे होगा, 4/2 क्या होगा, आर 2 ही होगा, और ऐसे ही 8/4 क्या होगा, 2 होगा। तो आर हमारा क्या है, 2 ग्रेटर देन 1 है ना, तो उस केस में आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, ए ब्रैकेट आर रेट टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। उस केस में हमारा फॉर्मूला होगा ये, ठीक है, ए एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स इन जी पी इज इक्वल टू ए हमारी होगी फर्स्ट टर्म, ब्रैकेट आर होगा फिक्स्ड रेशो रेट टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, अगर क्या हो, आर ग्रेटर देन 1 हो। और ये वाली सीरीज हमारी क्या, आर ग्रेटर देन 1 की है। अब हम नेक्स्ट सीरीज देखते हैं, ये वाली। इस सीरीज में क्या है, 32 डिवाइडेड बाय 64, ये हमारा कॉमन रेशो आ जाएगा, और ये क्या होगा 1/2। ऐसे ही आप करके देख लो जी, 16 डिवाइडेड बाय 32 1/2। तो इस केस में हमारा आर क्या हो गया, लेस देन 1। तो इस केस के लिए सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या होगी, जीपी की सभी टर्म्स का सम क्या होगा हमारा, ए ब्रैकेट 1 माइनस आर रेट टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और यही क्यों होगा, अगर आप कॉमन सेंस से भी सोचो, क्योंकि इस केस में क्या है हमारा, आर क्या है, लेस देन 1 है, तो इसलिए आर बाद में आ गया, क्योंकि टर्म्स जब भी नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो कभी नेगेटिव में तो आएगा नहीं, इसलिए क्या लिखा है, आर 1 से छोटे है, तो इसलिए आर बाद में लिख दिया। जबकि इस केस में क्या है, आर 1 से बड़ा है ताकि ये वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो इस केस में क्या होगा, ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और जबकि नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू दोनों की सेम रहेगी, बस आपको 1 माइनस आर रेट टू द पावर n या आर पावर n माइनस 1, बस इसी को इंटरचेंज करने हैं और सब कुछ सेम रहेगा। और आर हमारा क्या है, फिक्स्ड रेशो है, और एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी है। तो कुल मिला के हम जीपी क्या कहेंगे, जीपी होती है जब हमें क्या दी हो, कोई भी कॉमन टर्म्स दी हो जिनका क्या हो, फिक्स्ड रेशो हमेशा रहता हो, ठीक है, जैसे ये वाली होगी। और इनमें हम टर्म्स कैसे मानते हैं ये मैंने आपको बता दी। फिर भी अगर कई बार 3 टर्म्स का जीपी में क्वेश्चन आ जाता है कि हमें 3 टर्म्स दी होती, पूछी होती है, उनमें से कोई एक टर्म निकालनी होती है, तो आप 3 टर्म्स कैसे मानोगे जीपी में, ए अपॉन आर कोमा ए आर। अब आप किसी भी टर्म का रेशो निकाल के देख लो, यहाँ पर क्या आएगा, आर ही तो आएगा। इसलिए तो कभी भी आपको जीपी में 3 टर्म्स माननी हो या 5 टर्म्स माननी हो तो इसी फॉर्म में माननी है। सबसे पहली टर्म क्या होगी, ए बाय आर कोमा ए आर, इसी पैटर्न में फॉलो करना है जीपी का, ठीक है। अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं जीपी पर। एक ना सिलेंडर में एयर है फील्ड, और एक जब वैक्यूम पंप से हम क्या करते हैं, उस एयर को रिमूव करते हैं, पर कितनी, हर बार क्या करते हैं, 1/4 एयर हम रिमूव करते हैं, एयर 1/4 एयर निकालते हैं, और वो भी किसकी, रिमेनिंग जो सिलेंडर में बचती है उसकी एक टाइम में। इस क्वेश्चन को पढ़ने में बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, हर बार 1/4 एयर रिमूव करते जाते हैं, जबकि इसमें क्या लिखा है, 1/4 एयर रिमूव तो होगी, पर वो किसकी, रिमेनिंग की, जो बच्चे सिलेंडर में गैस है ना, उसकी 1/4 हमेशा रिमूव होगी। तो अगर हम माने कि स्टार्टिंग में हमारे पास एयर क्या है, V है स्टार्टिंग में, तो V का 1/4 क्या होगा, 1/4, तो V माइनस 1/4 तो इस बार रिड्यूस हो जाएगी, आंसर क्या बच जाएगा, 3/4V। तो सेकेंड टाइम हमारे पास कितनी एयर आ गई, 3/4V। अब इसमें क्या है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, मतलब जो बच गई उस हवा का 1/4 पार्ट हमेशा घटाना है।
तो बच गई का क्या था? अब हमारे पास बच कितनी गई थी? 3/4। सेकेंड केस में कितनी बची हुई है? 3/4 v इंटू 1/4। तो ये क्या आ गया? अब इसको क्या करो, ये हमारे पास क्या आ गई, जो एयर हमें रिमूव करनी है, और है कितनी? 3/4v। तो 3/4v माइनस 3/4 स्क्वायर v। तो इसको जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे 3/4 स्क्वायर v, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3/4 कॉमन आ गया, 3/4v, और ब्रैकेट में क्या बच गया? 4 - 1 3। तो इस केस में क्या आ जाएगा? 3/4 स्क्वायर v। और ऐसे ही करके एक एक करके इसकी पावर इंक्रीज होती जाएगी, 3/4 क्यूब v और डैश डैश डैश। तो ये क्वेश्चन बच्चे पढ़ने में क्या गलती करते हैं, बस एयर तक पढ़ लेते हैं, और जो आगे रिमेनिंग पढ़ते हैं ना उसको फोकस करना ही भूल जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन हमेशा 2 टाइम्स पढ़ना चाहिए, ताकि आप उस क्वेश्चन को, क्योंकि सॉल्व करने के बाद आपका आंसर गलत आएगा, फिर क्वेश्चन दोबारा पढ़ने का कोई मैटर नहीं करता। आप अपना टाइम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, वेस्ट कर चुके हो। तो इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें क्या कहा है? पहले v थी और उसका 1/4 हमें घटाना है। 1/4 क्या हुआ? v/4। तो v/4 क्या हुआ? इसमें से घटा दिया तो 3/4v बच गया। ऐसे ही करके जब 3/4 नेक्स्ट टाइम हमारे के पास कितनी एयर बची है? 3/4v, और उसका 1/4 घटाना है, तो 1/4 क्या आ गया? 3/4v इंटू 1/4। तो पर है घटाना किस में से है? जो बची जो एयर है उसके अंदर, उसी में से घटाना है ना। तो 3/4v माइनस 3/4 स्क्वायर v, इसमें से घटाओगे तो आपके पास ये सीरीज आ जाएगी, और ऐसे करके हमें फर्दर टर्म्स निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास एक क्या बचेगी? जीपी बचेगी, बनेगी, और जिसका फिक्स्ड रेशियो क्या होगी? हर बार 3/4, जो क्या होगा? 3/4 होगा। अगर इसका हमें नंबर ऑफ टर्म्स दी हो तो हम नंबर ऑफ सम भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स का सम भी निकाल सकते हैं कोई हमसे, और वैसे भी कोई टर्म्स पूछिए तो वो तो हम वैसे भी पावर के अकॉर्डिंग बता देंगे, उसमें तो कोई है ही नहीं टर्म। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएम क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू होती है, अगर हमें कोई भी 2 नंबर दिए हो तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या होती है? a इंटू बी। अगर इस केस में हमें देखें तो हमारे पास a है 2, b है 8। तो इन 2 नंबर्स का हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो हम लिख लेते हैं रूट, पहले रूट लगेगा, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 8, तो रूट 16 क्या होगा? 4। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा हमारा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें, जैसे हमने एपी में किया था, अगर क्या हो हमें जी एन मीन्स दिए हो, ए और बी 2 नंबर्स हो, और एन मीन्स दिए हो G1 G2 डैश 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 GN, एन मीन्स हो गए हमारे। तो उस केस में सभी ज्योमेट्रिक मीन्स का मल्टीप्लाई क्या होगा? इज इक्वल टू ए बी मतलब फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, और रेट टू द पावर n/2, मतलब जो भी पावर n टर्म्स है तो उनकी उतनी पावर n, और उसका क्या आएगा? रूट आएगा। ठीक है, तो n/2 हो जाएगा। सभी ज्योमेट्रिक मीन्स का मल्टीपल क्या होगा? ए बी रेट टू द पावर n/2। ये हमारे ज्योमेट्रिक मीन्स का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। वैसे ज्योमेट्रिक मीन्स पर इतने क्वेश्चन नहीं बनते, तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी, पर एपी पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे। पर एएम जीएम और एचएम का कंबाइंड क्वेश्चन बनते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कल ही करेंगे, उन पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक जीपी दी हुई है, और जीपी में हमें क्या दिया हुआ है? उसकी एट्थ टर्म क्या है? 192, रेशो क्या है हमारा 2, और हमें क्या निकालनी है? 12th टर्म निकालनी है इस जीपी की। क्या है? ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? T8 इज इक्वल टू, मैंने बताया था ए तो वैसे ही रहेगा, R, पावर इससे हमेशा कम होएगी तो 7 आ जाएगी।
तो ए आर रेट टू द पावर 7 और इसमें हमें इसकी हमें वैल्यू दी हुई है 192। तो 192 इज इक्वल टू ए की वैल्यू भी हमारे पास है, ए की हमें निकालनी है और आर की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 2। तो 2 रेट टू द पावर 7। तो ए इज इक्वल टू 192 16 इंटू ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 128। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी इस एपी की 3/2 आ जाएगी और आर क्या आ जाएगा फिक्स्ड रेशो आ जाएगा। तो हम T12 की वैल्यू निकाल लेते हैं ए आर 11 क्योंकि इससे हमेशा क्या होता है कम होता है 3/2 और 2 रेट टू द पावर 11 और ये हमारा क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 10। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर है जो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक जीपी की 5th टर्म दे रखी है पी, 8th टर्म दे रखी है क्यू और 11th टर्म दे रखी है एस। ये यहाँ पर 5th लिख लो, कहीं यहाँ पे एस मान लो, इसको लिख लो। ये 5th टर्म दे रखी है पी, 8th टर्म दे रखी है क्यू और 11th टर्म दे रखी है एस। तो हमें पी एस की वैल्यू पूछिए कि क्या है इस जीपी में। तो पी एस हम लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा T5 और T11। T5 क्या होगा ए आर रेट टू द पावर 4, T11 क्या होगा ए आर रेट टू द पावर 10। तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आर 14। टर्म्स आपस में जुड़ेगी और ये किसकी वैल्यू है। अगर आप T8 की वैल्यू निकालें तो आपके पास क्या आएगी ए आर 7 इज इक्वल टू क्यू आ जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए आर रेट टू द पावर 7 स्क्वायर। ए की बात होगी चाहिए हम इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें। तो ये किसकी वैल्यू है पी एस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो पी एस किसके बराबर हो जाएगा पी एस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास इस टाइप के सीरीज के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं जीपी में और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए होते हैं। जैसे इसमें 20 टर्म्स दे रखी है तो ये एक जीपी बनेगी क्योंकि इसका फिक्स्ड रेशो क्या होगा, इसका फिक्स्ड रेशो क्या होगा 1/10 होगा। फिक्स्ड रेशो क्या होगा क्योंकि एक जीपी बनेगी और जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/10 आएगा। तो फिक्स्ड रेशो आ गया 1/10। तो ये क्या है आर क्या है लेस देन क्या है आर लेस देन क्या है 1 है। तो आप इसकी एन टर्म्स का फॉर्मूला लिख लो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है ए 1 माइनस आर रेट टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। 0.15 फर्स्ट टर्म 1 माइनस 1/10। कितनी टर्म्स पूछी है हमें 20। तो यहाँ पे 20 लिख लो अपॉन 1 माइनस 1/10। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 0.15 1 माइनस 0.1 पावर 20 इंटू 10/9 और यहाँ से ये डॉट हटा दो तो ये 900 आ गया, ये इससे कट गया, ये आ गया 15 6 जा 90। तो इसका आंसर ऑलमोस्ट क्या आएगा 1/6। अब आप कहोगे मैम आपने तो ये घटाया ही नहीं, इससे सब्सट्रैक्ट नहीं किया। 1 माइनस 0.1 रेट टू द पावर 20 कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई भी टर्म क्या है डेसिमल में है आप उसको जैसे जैसे मल्टीप्लाई करोगे ना वो टर्म कम होती जाएगी। पहले क्या थी 0.1, ठीक है 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या लिखोगे क्या लिखोगे 0.01 यही लिखोगे ना। और ऐसे ही फिर आगे मल्टीप्लाई करते रहोगे। इस टाइम ये क्या थी 1/10, अब ये क्या होगी 1/100। फर्दर क्या हो जाएगी 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ये क्या हो जाएगी आगे और छोटी हो जाएगी। तो ऐसे जब हम 1/10 रेट टू द पावर 20 करेंगे तो उसकी वैल्यू तो बहुत 0.0000000 करके बहुत छोटी वैल्यू आएगी।
तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 1/6 आंसर लिख दिया। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना अगर आर लेस देन 1 हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 8 प्लस 88 प्लस 888। तो हर बार क्या कर रहे हैं, 8 की एक बार 8 का जो डिजिट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर 8 था, सेकंड में क्या था 2 8 है, थर्ड में क्या है 3 8 है, तो थर्ड टर्म में ऐसे करके एक 8 इंक्रीज हो रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक 8 कॉमन ले लेते हैं। 8 इज 1 प्लस यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पे 11, यहाँ पर ये, और ऐसे कितनी टर्म्स दे रखी है, n टर्म्स दे रखी है हमें। सब में से 8 कॉमन ले लिया। अब आप इसको अगर ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ इस AP को, ये यहाँ पे ही लिख लो आप, 8 कॉमन ले लिया और फिर 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ठीक है। अब हमें क्या करते हैं, इसको 8/9 तो ऐसे ही लिख लिया, और इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 प्लस 99 प्लस 999 डैश 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 एन टर्म्स। अब क्या हो जाएगा, 8/9, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 10 - 1 प्लस 10 स्क्वायर -1 प्लस 10 क्यूब -1 डैश 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 एन टर्म्स। तो जब मैं इसको 10 को लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, ये हमारे पास क्या आ गई, एन टर्म्स आ गई। और इसके अलावा क्या आएगा, -1 ये कितने टाइम्स लिखा जाएगा, एन टाइम्स, तो ये हो जाएगा -n। तो यहाँ पर ये n टर्म्स है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ तो बस 8/9 रहेगा। और एक जीपी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लो आप, SN इज इक्वल टू क्या होगा, AR⁴n-1 R-1। तो A क्या है हमारा इस केस में, 8/9 तो आपका आएगा ही आएगा क्योंकि कॉमन ले रखा है। 10 अगर आप यहाँ पर पहले सीरीज भी लिख लो, ऐसे करो, यहाँ पे सीरीज लिख लो, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस n टर्म्स है ये। पहले हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 10 पावर n -1 10 - 1 n आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यही रहेगा। और जब हम उस पूरी सीरीज में उठा के रखेंगे तो सीरीज का सम क्या हो जाएगा, S-n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/9 10/9 ब्रैकेट 10 पावर n -1 और -n। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको हमेशा क्या है, n की वैल्यू कुछ ना कुछ हमेशा दी होगी और आप वो वैल्यू रखकर डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लेना चाहिए आपको। ये मैंने तो 8 की टर्म्स में लिया है, 5 की टर्म्स में भी आ जाता है, 9 की 5 की टर्म्स में आ जाता है, कभी किसी और टर्म्स में भी 7 की टर्म्स में भी आ जाता है, किसी भी टर्म्स में आ सकता है। आपको ये नहीं है कि सिर्फ ये फॉर्मूला ही याद करना है, सिर्फ आपको निकालने का मेथड आना चाहिए कि वो कैसे निकालना है मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक 2 नंबर दिए हुए हैं और 2 नंबर्स के बीच में 2 नंबर ऐसे इंसर्ट करने हैं, इंसर्ट मतलब 2 नंबर 3 और 81 दिए हुए हैं और उनके बीच में 2 नंबर ऐसे डालने हैं ताकि वो एक क्या बन जाए, जीपी बन जाए, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर लिख लेते हैं 3, 2 नंबर मान लेते हैं, एक ए और सेकंड बी और 81। तो T4 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, AR³ इज इक्वल टू 81। ये दे रखी है, ए की वैल्यू क्या है हमारे, फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, तो 3R³ 81। तो R³ क्या आ गया, 27 और R की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई R की वैल्यू। तो अब आप देख लो जी, ये क्या हुई हमारी 3, नेक्स्ट टर्म क्या हुई, ए क्या 3 जा 9, ठीक है। उससे नेक्स्ट टर्म क्या हुई, 9 3 जा 27 और
नेक्स्ट टर्म क्या हुई 81, तो ये हमें क्या मिल गई, जीपी तो मिल गई। तो इस टाइप के ज़्यादा हार्डली क्वेश्चन नहीं आते अगर हम जीपी के जस्ट रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछते हैं। पर जब ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन का जब कंबाइंड रिलेशन होता है ना, तो उसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने एपी में भी किया था, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने एचपी में भी किया था, और आज इसी टाइप का क्वेश्चन हम जीपी में भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या, किस एन की किस वैल्यू के लिए ये जो क्या है एक ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, ये क्या है एक ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो इसमें अगर आप एन की वैल्यू -1/2 रख दोगे ना, तो ये एक ज्योमेट्रिक मीन होगा। और कैसे होगा वो भी देख सकते हो आप। n इज इक्वल टू -1/2 रखोगे इसमें, a -1/2 + 1 प्लस b -1/2 + 1, और ये 1/में √a और 1/में √b। तो ये जब एलसीएम लेंगे √a + √b, तो ऊपर वाले √a + √b से कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा हमारा √ab। ये क्या है एक जीएम ही तो है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। तो इसलिए n की किस वैल्यू के लिए ये एक ज्योमेट्रिक मीन होगा, n इज इक्वल टू -1/2, इस वैल्यू के लिए ये क्या होगा एक ज्योमेट्रिक मीन होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कभी भी क्वेश्चन दिए हो, तो आप हमेशा क्या करना है उस केस में, वैल्यू रख रख के ही देखना। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो देखते हैं हम अभी एक बार कि क्या क्वेश्चन था। ऐसे ही बता देती हूँ मैं। जैसे हमारे पास क्या है, ए हमें कहा गया है 1/g² -x² + 1/g² + y²। इसकी वैल्यू पूछी गई है हमसे, क्या है g² -x² + 1/g² + y² की वैल्यू क्या है। या एक्स वाई क्या है आपको पता ही है, एक्स वाई क्या है नंबर्स है, और जी क्या ज्योमेट्रिक मीन है। तो आपको ज़रूरत नहीं है कोई इनका रिलेशन लिखो और लिखो, आप क्या करो एक जीपी मान लो। जीपी क्या मान लो, जो सबसे ईजी सी जीपी है वही मान के चलो। सबसे ईजी जीपी क्या है 2, 4, 8। तो इसमें ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा 4 हमारा, या 2 नंबर्स ही मान लो। आप ऐसे करो, नहीं तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। 2, 4 क्या हुआ, ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी। 2 यहाँ पर आप 2, 8 मानो, 2, 8, हाँ ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, और हमारा ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा √AB 16, इट मीन्स 4 आ जाएगा। अब आप सारी की सारी वैल्यू क्या करो इसमें रख दो, और आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ इधर भी राइट साइड में कुछ वेरिएबल की फॉर्म में कोई इक्वेशन दी हुई थी। आप क्या करो लेफ्ट साइड में ये रख देना और इसकी वैल्यू निकाल लेना, और फिर राइट साइड में रख के देख लेना आंसर्स में किस में क्या बनेगा। आपको ऐसे नहीं है कि हर एक ना ये g इज इक्वल टू √xy हर टाइम लिखते चलो, नहीं, यहाँ पे √xy रख के फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओ, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना। आपको AP दी हो GP दी हो, आपको हमेशा AP GP कोई भी ईजीएस्ट मानकर फिर उनमें वैल्यू रख लेना, लेफ्ट साइड वैल्यू रख लेना और राइट साइड वैल्यू रख देना। जिससे भी दोनों इक्वल आ जाएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा हमेशा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।